अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक जो है वो सीखने जा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हत्ता कि बीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी इंतहाई अहम है। क्योंकि ये टॉपिक ना सिर्फ मैट्रिक में आपको पढ़ाया जाएगा, यही टॉपिक इंटरमीडिएट बीएस में एमएस तक ये टॉपिक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए इस टॉपिक से जान छुड़ाने के बजाय आज ही इसको अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि आपको नेक्स्ट इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइनरी रिलेशंस, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, फंक्शंस, फंक्शन के अंदर डोमेन एंड रेंज, कोडोमेन और फंक्शन की टाइप्स। इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हम इंतहाई आसान तरीके से समझेंगे। इंशाल्लाह वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इन चीज़ों के अंदर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं बाइनरी रिलेशन से। रिलेशंस जैसे नाम से ज़ाहिर है ताल्लुक़। ये ताल्लुक़ हमेशा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान होता है, क्योंकि ताल्लुक़ एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ होता है। जब हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे तो बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी बाइनरी रिलेशन दो चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़ दो पर्सन्स के दरमियान भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान भी हो सकता है, दो इंस्टेंस के दरमियान भी हो सकता है, दो इंसिडेंट्स के दरमियान भी हो सकता है, दो एलिमेंट्स के दरमियान भी हो सकता है। जैसे दो पर्सन्स हम कहें मदर और सन के दरमियान एक रिलेशन है, ब्रदर एंड सिस्टर, टीचर एंड स्टूडेंट, यानी ये हमारे टू पर्सन्स का एक बाइनरी रिलेशंस है। इसी तरह दो नंबर्स का, दो एलिमेंट्स का भी रिलेशन हो सकता है, जैसे 5 एंड 4 हम कहते हैं, 1 एंड 2 कहते हैं। ये भी एक बाइनरी रिलेशन ही है। बाइनरी रिलेशन की एक अगली जो शक्ल है वो है ऑर्डर्ड पेयर्स। बाइनरी रिलेशन में दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन होता है, याद रखें। जबकि ऑर्डर्ड पेयर्स में भी दो चीज़ों के दरमियान, दो एलिमेंट्स के दरमियान ही रिलेशन होता है, लेकिन वो एक मखसूस रिलेशन होता है, ऑर्डर्ड होता है। ऐसे समझ लें उनके अंदर एक ख़ास तरतीब होती है जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते। जैसे मैं कहता हूँ 2 एंड 4, ये 2 जो है और फिर 4 जो है उसका 2 का स्क्वायर है। फिर इसी तरह 3 एंड 9 का पेयर, यानी 3 और फिर 3 के स्क्वायर का पेयर है। याद रखें, बाइनरी रिलेशंस में हम उनकी जगह तब्दील कर दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मदर और सन का एक रिलेशन है, हम सन को पहले और मदर को बाद में लिख दें, सन मदर रिलेशन लिख दें, तब भी ये रिलेशन सेम ही रहेगा, इसमें फ़र्क नहीं आता। जबकि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसके अंदर अगर जगह तब्दील कर दी जाए तो उस रिलेशन में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स को हम हमेशा ग्राफ पर भी शो करते हैं। जैसे मैं 2 एंड 4 को कहता हूँ रिलेशन है, इसी को अगर मैं तब्दील कर दूँ 4 एंड 2 के रिलेशन में, तो ये अब सेम नहीं हो सकते। ग्राफ में इनकी जगह तब्दील हो जाएगी और ये पेयर्स भी अब तब्दील हैं, सेम नहीं हैं। बाइनरी रिलेशन हो या ऑर्डर पेयर्स हो, इनको लिखने का तरीका सेम है। हम दो नंबर्स लिखते हैं, उनके दरमियान में कामा लिखते हैं, उनको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं। ये बाइनरी रिलेशन या ऑर्डर पेयर्स को लिखने का तरीका है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो बाइनरी रिलेशंस भी होते हैं, लेकिन तमाम बाइनरी रिलेशंस ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होते। ये बात जहन में रखनी है। जैसे मदर एंड सन का है, ब्रदर एंड सिस्टर्स का है, ये बाइनरी रिलेशंस तो हैं लेकिन ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है।
ऑर्डर्ड पेयर्स के बाद अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है। अब एक नॉर्मल सेट में क्या होता है, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सेट ए है मेरे पास 1 2 3, सेट बी है ए बी सी, ये दोनों सेट हैं। लेकिन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होता है वो क्या होता है, अगर ऑर्डर्ड पेयर्स को एक सेट की शक्ल दे दें तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। यानी आम जो सेट होता है उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। इन दोनों में बुनियादी फर्क यही होता है। लेट करते हैं, let A and B two non-empty sets, then the Cartesian product is the set of all ordered paired xy such that x belong to A and y belong to B and is denoted by A cross B. A cross B is equal to xy such that x belong to A and y belong to B. ये इसके सिंबॉलिकली लिखने की फॉर्म है। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं ए हमारे पास है 1 2 3, बी है ए बी सी। इनका कार्डियन प्रोडक्ट हम मालूम कर लेते हैं, ए क्रॉस बी लिखेंगे, पहले ए की वैल्यू लिख दें फिर बी। अब ए में जितने एलिमेंट्स हैं इन तमाम का रिलेशन बनेगा बी के एलिमेंट्स के साथ। पहले 1 का ए बी सी तीनों के साथ रिलेशन बनेगा, फिर 2 का, फिर 3 का ए बी सी के साथ रिलेशन बनेगा। पहले हम 1 का बनाते हैं, 1 का ए के साथ बनाएंगे 1 ए आ जाएगा, इस तरह 1 का बी के साथ 1 बी आ जाएगा, फिर 1 का सी के साथ 1 सी आ जाएगा, इसी तरह 2 का ए के साथ 2 ए आ जाएगा, 2 का बी के साथ 2 बी आ जाएगा, 2 का सी के साथ 2 सी आ जाएगा, और 3 का ए के साथ, फिर 3 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। ये ए क्रॉस बी मुकम्मल हो गया, यानी ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उनका कार्टियन प्रोडक्ट हो चुका है, यानी ये उसके अंदर जितने भी मुमकिन ऑर्डर पेयर्स थे वो बन चुके हैं। अब इन्हीं ऑर्डर पेयर्स में से हम एक रिलेशन लेते हैं। रिलेशन जो होता है इनका सबसेट होता है। अब इसके अंदर 9 ऑर्डर पेयर्स हैं, इन 9 में से कोई 2 4 6 8 हम ऑर्डर पेयर्स ले सकते हैं जो कि एक रिलेशन को ज़हर करेंगे। जैसे मैं 1a 2a और 3b ले लेता हूँ, ये एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन के अंदर इस रिलेशन को स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिलेशन में डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन होते हैं, जैसे 1 2 और 3 इसके फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसकी डोमेन होंगी। रेंज जो होती है वो सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे इसके अंदर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट में भी ए है, दूसरे में भी ए और तीसरे में बी है, तो ए और बी इसकी रेंज होगी। यानी ए 2 मरतबा है तो इसको 2 मरतबा आप नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 1 मरतबा ही, ये इसकी रेंज होगी। इसी तरह एक और भी हम इसका रिलेशन बना सकते हैं, इसमें से कुछ ऑर्डर पेयर्स ले लेंगे तो आपका रिलेशन होगा। इसी तरह एक और हम एक कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं, ए हम लेते हैं 1 2 और बी लेते हैं 3 4 5। ए क्रॉस बी लेंगे तो पहले 1 का इन तीनों बी के एलिमेंट्स के साथ होगा रिलेशन, फिर 2 का, तो 1 का 3 के साथ होगा, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, इसी तरह फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ। तो ये 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। इसमें से अगर हम कोई रिलेशन लें, जैसे हम ले लेते हैं 1 3 एंड 2 4, ये एक रिलेशन है। अगर इसमें से हम डोमेन निकालें तो 1 एंड 2 डोमेन होगी, और रेंज अगर हम निकालें तो 3 एंड 4 इसकी रेंज होगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम फंक्शंस को देखते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के अंदर बेसिकली 3 कंडीशंस हैं। अगर कोई भी रिलेशन, जैसे हमने ये जो 2 रिलेशन निकाले हैं, इसी तरह कोई भी रिलेशन इन 3 कंडीशंस को अगर फुलफिल करता है, पूरा करता है, तो वो फंक्शन होगा। अगर नहीं करता तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है?
F is a relation from A to B that is F is subset of A क्रॉस B, यानी दो सेट्स का जो A क्रॉस B हमने मालूम किया है उसका सबसेट होगा, यानी उसके ऑर्डर पेयर में से कुछ हम ऑर्डर पेयर्स लेंगे तो वो उसका सबसेट होगा, यानी जितने A क्रॉस B के ऑर्डर पेयर्स होंगे उनसे कम से कम एक ऑर्डर पेयर हमारा उस रिलेशन में कम होना चाहिए। ज़्यादा भी कम हो सकते हैं लेकिन उसके बराबर नहीं होंगे या उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकते, होंगे उसी A क्रॉस B के अंदर से, यानी कि वो सबसेट होगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। जैसे ये रिलेशन हमने लिया है A क्रॉस B में से 1 3 2 4, ये A क्रॉस B का सबसेट है। पहली कंडीशन ये पूरी कर रहा है। दूसरी इसमें कंडीशन डोमेन F इज इक्वल टू A, यानी उसकी डोमेन जो है वो सबसेट A के बराबर होने चाहिए। जैसे इसकी डोमेन 1 एंड 2 है, अब देखें सेट A के बराबर है। और तीसरी इसमें कंडीशन है कि A का हर एलिमेंट मैप कर रहा हो, यानी B के किसी न किसी एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन लाजमी बन रहा हो। A का कोई भी एलिमेंट जो है वो बगैर रिलेशन के ना हो। मैप करने का मतलब यही है कि वो उसके साथ रिलेशन बना रहा हो, इसको हम मैपिंग भी कहते हैं और रिलेशन भी कहते हैं। फंक्शन के अंदर दो चीज़ें इंतहाई अहम होती हैं, कोडोमेन और रेंज, यानी इन्हीं के ऊपर हम जो है इसकी जो फंक्शंस की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। डोमेन और रेंज के बारे में पहले आप लोग को बताया है कि जो हम रिलेशन लेते हैं उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज होते हैं। एक नई चीज़ जो कोडोमेन है वो फंक्शन के में एक ऐसे समझ लें कि इजाफी चीज़ होती है। अब हम इसको देखते हैं कि कोडोमेन क्या होती है। जब हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसको मैप करते हैं तो सेट ए के जो जितने एलिमेंट्स होते हैं वो तो बी के साथ लाजमी तौर पर मैपिंग करते हैं, मतलब हर एक इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट लाजमी होता है। लेकिन सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लाजमी नहीं होता कि वो सब के सब सेट ए के साथ मैप भी करें। जैसे अभी हमने एक रिलेशन लिया था ये 1 3 और 2 4, इसके अंदर देखें इसकी डोमेन है 1 और 2 जबकि रेंज इसकी है 3 एंड 4। जबकि बी सेट के अंदर हम देखें तो 3 4 और 5 तीन एलिमेंट्स हैं, इसमें दो एलिमेंट तो आ रहे हैं जबकि तीसरा एलिमेंट 5 जो है वो रेंज में नहीं आ रहा। तो कोडोमेन यही चीज़ होती है जो आपका बी सेट मुकम्मल है वो है कोडोमेन, यानी इसका अगर कोडोमेन देखें तो 3 4 5 ये कोडोमेन है। और रेंज क्या है, वो रेंज में वो एलिमेंट्स होंगे जो मैप कर रहे होंगे या किसी उस रिलेशन के अंदर किसी एलिमेंट के आउटपुट होंगे। जैसे इसमें 3 एंड 4 जो हैं वो 1 और 2 के साथ मैप कर रहे हैं, तो ये है इसकी रेंज। कोडोमेन है इसकी 3 4 5, 5 कोडोमेन में तो शामिल है लेकिन इस रिलेशन में रेंज में शामिल नहीं है क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट की आउटपुट नहीं है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शंस की टाइप्स कितनी हैं। बेसिकली इसकी चार टाइप्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी कोडोमेन और रेंज जो होती है वो बराबर नहीं होती। यानी हम ऐसे समझ लें, आप ऐसे समझ लें कि रेंज जो होती है वो सबसेट होती है बी का, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो ए के एलिमेंट्स के साथ मैप नहीं करते। कम से कम एक इजाफी एलिमेंट लाजमी होता है जो किसी भी एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर रहा होता, किसी भी एलिमेंट की आउटपुट नहीं होता। जो अभी हमने एग्जांपल देखी है ये भी ऐसे समझ लें कि इनटू फंक्शन की टाइ एग्जांपल बन सकती है क्योंकि इसमें भी 3 और 4 जो है वो तो आउटपुट में है शामिल है लेकिन 5 जो है वो नहीं है। इसी तरह से एक और हम एग्जांपल लेते हैं। सेट ए में हमारे पास 1 3 और 5 हैं जबकि सेट बी में 2 4 6 और 8 है। 1 जो है वो 2 के साथ मैप कर रहा है, यानी 1 का आउटपुट 2 है। 3 जो है 4 के साथ,
और 5 जो है वो 6 के साथ है, जबकि इसमें 8 जो है वो किसी की आउटपुट नहीं है, किसी के साथ भी मैपिंग नहीं कर रहा। तो ये एक N2 फंक्शन है, क्योंकि इसके सेट बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रेंज में शामिल नहीं है। अब इसमें अगर कोडोमेन और रेंज हम देखें तो इसकी कोडोमेन जो है 2, 4, 6 और 8 है, जबकि रेंज जो है 2, 4, 6 है, क्योंकि यही आउटपुट में शामिल है। N2 फंक्शन में रेंज जो होगी वो सबसेट होगी बी का, यानी रेंज में कम से कम एक एलिमेंट इजाफी लाजमी होगा, एक से ज़्यादा भी इजाफी हो सकते हैं। N2 फंक्शन की ये खासियत है। दूसरे नंबर पर है 1-1 फंक्शन। नाम से ही ज़ाहिर है 1-1 से मुराद है कि हर एक एलिमेंट की आउटपुट एक ही होगी, यानी हर एक में एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से मैपिंग करेगा। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जो अभी हमने दो एग्जांपल्स देखे हैं ये 1-1 फंक्शन भी हैं, क्योंकि इनमें देखें हर एक एलिमेंट की आउटपुट भी एक है। ऐसा नहीं है कि एक आउटपुट के दो इनपुट्स इसमें दी हुई हूँ, हर एक एलिमेंट अलग अलग आउटपुट से मैप कर रहा है। तो 1-1 की यही कंडीशन है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मैप कर रहा हो। इसमें ये लाजमी शर्त नहीं है कि सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो इजाफी हों, यानी को डोमेन और रेंज बराबर भी हो सकती है, को और डोमेन और रेंज बराबर नहीं भी हो सकती। बराबर हो ना हो इसमें 1-1 फंक्शन से हमें ताल्लुक़ नहीं है। हम 1-1 फंक्शन में हमें सिर्फ ये देखना है कि हर इनपुट की एक मखसूस आउटपुट हो, या सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से मैप कर रहा हो, तो उसे हम 1-1 फंक्शन कहेंगे। तीसरी टाइप है ऑन टू फंक्शन, जिसे सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? इसके अंदर रेंज जो होती है वो को डोमेन के बराबर होती है, या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स के साथ मैप कर रहे होते हैं, कोई भी इजाफी एलिमेंट नहीं होता, तो उसे हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अगर जो हमने पहले एग्जांपल्स देखी हैं उसके मुताबिक उन दोनों में कम से कम बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है वो इजाफी मौजूद है। अगर वो इजाफी एलिमेंट को हम ख़त्म कर दें तो ये ऑन टू फंक्शन बन जाएंगे। यानी ऑन टू में रेंज जो होती है वो बराबर होती है को डोमेन के, या रेंज जो होती है वो बराबर होती है सेट बी के। इसकी ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर वो ऑन टू फंक्शन होगा। इस हिसाब से 1-1 फंक्शन जो है वो ऑन टू भी हो सकता है, लेकिन N2 फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं हो सकता, क्योंकि N2 फंक्शन में हमेशा रेंज और को डोमेन बराबर नहीं होती, और ऑन टू फंक्शन में रेंज और को डोमेन बराबर होती है। इसलिए N2 फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता और ऑन टू फंक्शन N2 नहीं हो सकता। जबकि जो 1-1 फंक्शन है वो N2 फंक्शन भी हो सकता है और ऑन टू फंक्शन भी हो सकता है, यानी 1-1 इन दोनों में से किसी और फंक्शन की भी कंडीशंस पूरी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। हमने जो एग्जांपल देखी हैं इसमें आप देखें जो 1-1 फंक्शन है वो ऑन टू भी बन सकता है अगर उसके बी सेट के तमाम एलिमेंट्स मैप कर रहे हों, और वो अगर ऐसी कंडीशन है जो फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो वो उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल हमने ली है, इसका आखिरी एलिमेंट 8 जो है हमने ख़त्म कर दिया, तो ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। 1-1 इस लिहाज से है कि इसमें जो तमाम एलिमेंट्स एक एक एलिमेंट के साथ आउटपुट बना रहे हैं, हर एक अलग अलग से मैपिंग कर रहा है, और ऑन टू इस लिहाज से है कि इसकी कोड डोमेन और रेंज बराबर है, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स किसी न किसी के साथ मैपिंग कर रहे हैं।
इसलिए वन वन और ऑन टू दोनों होने की वजह से ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। यानी बाइजेक्टिव फंक्शन बिज़ाते खुद कोई अलग से फंक्शन नहीं है। अगर कोई फंक्शन इन दोनों कंडीशन पर पूरा उतरता है, इन टू ऑन टू और वन वन की, तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते